हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हम क्लास में वो क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में फिर से एक बार पूछे जाने की संभावना है जिन क्वेश्चनों की। तो जो लोग आ चुके हैं क्लास में वो लोग लगातार बने रहिएगा। 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जिनके आने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर और जनवरी में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। जो लोग जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। सभी लोग बताएंगे प्राथमिक स्तर जो होता है आपका 1 से लेकर के 5 तक, तो 1 से लेकर के 5 तक का जो स्तर है यहाँ पर गणित का महत्व क्या है आपको ये बताना था। पहला ऑप्शन लिखा है सांस्कृतिक महत्व है, दूसरा ऑप्शन लिखा है मानसिक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक और चौथा ऑप्शन है आध्यात्मिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का जो शिक्षण है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? वह है व्यवहारिक ज्ञान के लिए, कि बालक का जो ज्ञान है वो कैसा हो जाए, व्यवहारिक हो जाए। प्राथमिक स्तर पर उनको ऐसा कुछ पढ़ा देंगे कि वो इंजीनियर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, बड़े बड़े गुणा भाग करने लग जाएं। उनको व्यवहारिक ज्ञान दीजिए कि आपके पास 2 पेंसिल थी तो आपकी एक पेंसिल अगर चोरी कर ली किसी बच्चे ने तो आपके पास एक बची, यानी आपकी एक पेंसिल कम हो चुकी है। तो आपको ऐसा ज्ञान देना है, व्यवहारिक ज्ञान। बालक अगर मतलब कि क्लास 3rd में पढ़ रहा है तो दुकान पर कोई चीज़ लेने गया है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर हमने 10 रुपये में से 5 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली है, फिर 2 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली है, तो हमें कितने पैसे वापस घर लेकर के जाने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उनको व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो और कोई भी सब्जेक्ट का हो। सांस्कृतिक से कोई मतलब यहाँ पे था नहीं, मानसिक कई सारे बच्चों ने शायद कर लिया होगा, बाकी आध्यात्मिक का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़ते हैं। लिखा है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद, पहला ऑप्शन लिखा है शुद्धता से हल करवाना, दूसरा ऑप्शन जबकि लिखा है इस क्वेश्चन के लिए निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, तीसरा ऑप्शन लिखा है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, चौथा ऑप्शन लिखा है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसको समझने के बाद में ऐसा हो सकता है? तो आंसर करिए सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन के लिए, क्या सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। जितना आप लिखित और मौखिक अभ्यास बच्चों को करवाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी और यही सबसे श्रेष्ठ विधि है, लिखित और मौखिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, जिन लोगों ने किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्या सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। अगर आप गणित की क्लास में हैं तो आपका सवाल हल करना किस युक्ति में शामिल है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है अनुमान लगाना, दूसरा ऑप्शन लिखा है व्यापक अभ्यास करवाना, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना और चौथा ऑप्शन लिखा है क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियाकलाप पर आधारित उपागम। क्रियाकलाप पर आधारित उपागम जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रमशः लगाइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए नीचे लिखे गए हैं इस क्वेश्चन के लिए। सभी लोग यहाँ से देख करके आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का। प्राथमिक जो आपकी कक्षाएं होती हैं 1 से 5 तक की, तो इन कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए कि किस चीज़ का आकार किस प्रकार से होता है और इसका स्थान क्या होता है, आपको क्या करना है, किस प्रकार से सिखाना है बच्चों को, तो इसका आंसर क्रम में लगाना है। पहले क्या सीखेंगे उसके बाद में क्या सीखेंगे, इस प्रकार से आपको करना है। तो बताइए एक बार क्या सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 1 सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला। देखिए लिखा है 2D आकारों को छांटना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी आपके 2D आकार हैं उनको आप छाटेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है,
2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना उनको सिखाना है। उसके बाद में फिर आपको सिखाना है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और जो अंत में आपको सिखाना है वो सिखाना है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग देखिए, पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। सभी लोग बताएंगे गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, यानी कि जब आपका सत्र का अंत आता है उस समय परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। दूसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। चौथा ऑप्शन लिखा है प्रगति पत्रक को भरना। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही हो जाएगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्या होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। जब आप बच्चों की समझ को जान जाएंगे कि उनके अंदर क्या सही है क्या गलत चल रहा है, कौन सी भ्रांतियां हैं, तभी आप उन भ्रांतियों को दूर करके गणित या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट है उसका निदान कर पाएंगे, उनके आंसरों को सही करवा पाएंगे या फिर उनकी सोच को सही करवा पाएंगे। तो मेरे सभी लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। पढ़िए एक बार और आंसर कर दीजिए सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन लिखा है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। एक बालक है को जिसका नाम राजन है, उसके सामने जब शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है कि इस क्वेश्चन के लिए क्या करूं, जोड़ करूं, घटाना करूं, गुणा करना है फिर भाग करना है। तो वो ऐसा क्यों पूछता है आपको ये बताना था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो ये बालक इसलिए ऐसा पूछ रहा है क्योंकि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है कि इसमें क्या हमें करना है, इसीलिए वो पूछता है दूसरों से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया उनका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या लिखा था, राजन जोड़ और गुणा नहीं जानता है। वो जानता है अगर उसको बालक जैसे वो मान लीजिए किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन हमें बताया गया है उसमें क्या करना है, जोड़ करना है फिर गुणा करना है। तो अगर उसको बालक बता देगा कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको जोड़ना है सारी संख्याओं को, तो वो जोड़ कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 आपका देखिए लिखा है राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है। मान लीजिए उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इसमें हमें क्या करना है, जोड़ गुणा घटाना क्या करना है, भाग करना है। और अगर वो किसी से पूछ रहा है उसके संबंध में तो क्या वो कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोज रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऐसा नहीं कर रहा है वो। ऑप्शन नंबर सी लिखा था राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो राजन को भाषा समझने में कठिनाई नहीं होती, राजन को किस में दिक्कत हो रही है, संख्या संक्रियाओं समझ नहीं पा रहा उसमें दिक्कत हो रही है, भाषा में उसको दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया था इस क्वेश्चन का उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है सर्वाधिक खर्चीली विधि है। सभी लोग आंसर करके एक बार बताइए सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी होती है। ऑप्शन है आपके सामने आगमन की विधि, एक हो गया आगमन, दूसरा मान लीजिए आप लोग प्रोजेक्ट। तो बताइए इन दोनों में से ऐसी कौन सी विधि है जो सर्वाधिक खर्चीली विधि है। सभी लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर ए और बी में से कौन सा सही हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा सही है। सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी है, आगमन विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए एक बार सभी लोग। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, सीटेट का एग्जाम हो या फिर टीचर से संबंधित और कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि सर्वाधिक खर्चीली विधि जो होती है वो होती है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी होती है, प्रोजेक्ट विधि जो आपकी होती है ये सबसे ज़्यादा खर्चीली विधि मानी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक खर्चीली विधि होती है प्रोजेक्ट की विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा बड़ा है, सभी लोग इसको पढ़िए आराम से और आंसर कर लीजिए अपना अपना क्या सही आंसर हो जाएगा। लिखा है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। मान लीजिए आप क्लास में गए हैं और आपको क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ाना है तो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है।
ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। जहाँ पे सूत्र आपको देखने को मिल जाए और क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो आंसर हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा लिखा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो यहाँ पे देखिए हथेली, पत्ते, पेंसिल ये सब कैसे हैं, सजीव हैं, बच्चे के पास नियमित रूप से रहते भी हैं और आप उनको दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि ये जो आपकी बुक है इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे आपको ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है ए और बी में से। ए हमने काट दिया था, बी वाला सही है, लेकिन सी देखते हैं। लिखा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करना। जहाँ पे सूत्र आएगा वो आपको काटना था। उसके बाद में डी देखिए लिखा है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इकाई वर्ग गणन की सहायता से आप आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बालक के समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। तो जहाँ से आपको शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है। आप अपनी हथेली दिखाइए बच्चे को, उसके माध्यम से आप समझाइए। पत्ते जो आपके विद्यालय में पेड़ होते हैं उनके माध्यम से समझा सकते हैं किसी भी क्षेत्रफल की अवधारणा को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी पहले से कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग पढ़िए और बताइए। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। आपको यहाँ पे नेगेटिव आंसर निकालना है। एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो आप बताइए नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनना है आपको जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन न करता हो। पहला ऑप्शन लिखा है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। जबकि चौथा ऑप्शन आपका लिखा है उसे पढ़ाने की विधि। तो बताइए सही आंसर क्या है इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अभी हम लोग बात कर चुके हैं पिछले ही ऑप्शन में, जहाँ पे आपका सूत्र आ जाएगा, सूत्र बताना, समझाना, रटाना, उनको याद करवाना, लिखवाना। वहाँ पे नेगेटिव आंसर अगर आपको निकालना हो तो आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं करता यानी कि नेगेटिव आंसर निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए लिखा था आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। जो सूत्र निर्धारित हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए बनाए गए हैं, आप उसी के माध्यम से विद्यार्थियों को बताएंगे। अगर उनको समझाएंगे नहीं तो उनके समझ में कुछ आने वाला है नहीं आने वाला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया गलत। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा। इसके पहले हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार से देख चुके हैं सूत्र वाले, जहाँ पे सूत्र लिखा होता है रटना या फिर उनको करवाना सूत्रों के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन कैसा होता है नेगेटिव में चला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि में से कौन सी है। तो छोटी कक्षाएं आपकी होती हैं 1 से लेकर के 5 तक की, तो उनमें शिक्षण की उपयुक्त विधि है इन चारों में से वह कौन सी है। आगमन की विधि है, निगमन विधि है, खेल एवं मनोरंजन की विधि है या फिर ये सभी की सभी हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि मानी गई वो मानी गई खेल व मनोरंजन की विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर होगा। कई लोगों ने ऑप्शन नंबर डी भी किया होगा उपरोक्त सभी विधियां, तो उनका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, खेल एवं मनोरंजन विधि बिल्कुल सही है छोटी कक्षा में। तो जिन लोगों ने सी किया था उनका सही, बाकी सबका गलत था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है। सूत्र रचना के लिए इनमें से कौन सी विधि सबसे उत्तम है, आपको ये बताना था। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है आगमन की विधि, दूसरा है निगमन, तीसरा है खेल व मनोरंजन की विधि और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए सूत्र रचना के लिए सबसे उत्तम विधि इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र रचना के लिए जो सर्वोत्तम विधि है वो है आगमन विधि। कौन सी है, आगमन विधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है वैज्ञानिक वाली विधि कौन है। इनमें से वैज्ञानिक विधि कौन है आपको ये बताना है, आगमन विधि या फिर निगमन विधि है। ये जो चैप्टर था आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि,
ये सभी के सभी बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वैज्ञानिक जो विधि मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आगमन की विधि। कौन सी मानी जाती है? आगमन की जो विधि होती है इसको हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, 10वीं बार अब तक ये क्वेश्चन बना है कि वैज्ञानिक विधि इनमें से कौन सी है। तो आगमन विधि आपको ऑप्शन लगाना है जब भी आपको वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछा जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार, क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका लिखा है गणित विषयों में होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। सभी लोग बताइए एक बार, गणित विषयों में होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? पहला ऑप्शन लिखा है कल्पना का, दूसरा ऑप्शन लिखा है तार्किक चिंतन का, तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है गणितीय मूल्य का और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है गणितीय समस्याओं का। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान इनमें से किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सभी लोग देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिखा है तार्किक चिंतन का। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। लिखा है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? जब कोई बालक गणित पढ़ता है तो गणित के अध्ययन से उसके अंदर किस गुण का विकास हो जाता है, उसके अंदर कौन सा गुण आपको देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन लिखा है आत्मविश्वास बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन लिखा है उसकी तार्किक सोच बढ़ जाती है, तीसरा ऑप्शन लिखा है विश्लेषिक सोच बढ़ जाएगी और चौथा ऑप्शन लिखा है ये सभी बढ़ जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो हम लोग कई सारे क्वेश्चन कर चुके इस प्रकार के हैं। गणित के अध्ययन से बच्चे में तार्किक सोच का विकास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। विश्लेषक सोच भी यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं, जो बिल्कुल सही है वो है तार्किक सोच। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है गणित का शिक्षण सूत्र कैसा है? सभी लोग एक बार बताएंगे, गणित का शिक्षण सूत्र कैसा है? अमूर्त से मूर्त की तरफ है या फिर मूर्त से अमूर्त की तरफ है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? गणित का शिक्षण सूत्र इनमें से कौन सा है? सभी लोग बताइए एक बार। अंतिम क्वेश्चन, उम्मीद है कि सभी लोग सही आंसर कर लेंगे। गणित का जो शिक्षण होता है वो होता है अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि आपको कोई चीज़ आपके सामने नहीं होती है लेकिन उसके बाद में भी आप गणित में ऐसे ऐसे आप मतलब जब सिद्ध करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो किसी चीज़ के ना होते हुए भी आप उसका आंसर निकाल लेते हैं जबकि आपको नहीं पता होता है कि हमें किस प्रकार से क्या करना है। अमूर्त से मूर्त की ओर होता है गणित का शिक्षण, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही है। गणित का शिक्षण सूत्र होता है अमूर्त से मूर्त की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए और आपको आंसर चाहिए इन सभी क्वेश्चनों के, तो आप हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर आपको ये सारी की सारी जितने भी क्लासें चलती हैं उनकी PDF मिल जाएगी। तो उम्मीद है सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।